हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये सामान्य हिंदी 2024 का ये पेपर है। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी पेपर के अकॉर्डिंग आपका भी 2025 वाला पेपर आने वाला है। देख रहे हैं ना किस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया है यूपी बोर्ड ने, इसी तरीके से आपका 2025 का पेपर आएगा। और इस पेपर का मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में और कैसा आपका पेपर आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, सारे इस वीडियो में एनालिसिस के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपका जो पेपर का पैटर्न 2025 वाला रहेगा बाबू, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है ना अनुक्रमांक, सेम ऐसा ही सेम इसी पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर बन के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होगा। जब पेपर मिलेगा तो रोल नंबर भरिएगा, नाम लिख लीजिएगा। ये क्यों लिखा जाता है, कहीं पेपर गुम हो जाए, इधर उधर गिर जाए तो आराम से मिल जाए कि इस बच्चे का है, ठीक, आराम से भर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका पेपर का कोड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको कोड लिखा है सेम इसी तरीके से आएगा। और यहाँ पे 2024 लिखा है ना, जब आप 2025 का पेपर देंगे तो 2025 लिखा रहेगा। सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए पेपर है, सामान्य हिंदी लिखा रहेगा। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा समय जो दिया है ना बाबू, समय 3 घंटे 15 मिनट। इसी समय में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और पेपर का पूर्णांक दिया है 100 नंबर का पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर हिंदी से मिलेगा। लिखित पेपर है, पूरा लिखेंगे तो 100 नंबर मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे नोट लिखा रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। 15 मिनट में पेपर अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ के तब आगे क्या करना है इसमें निर्देशित किया गया है। फर्स्ट नंबर की संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि हिंदी का जो पेपर रहेगा 2 भाग में बटा हुआ मिलेगा। खंड जो क रहेगा और सेकंड नंबर तथा खंड ख, यानी कि 2 भागों में हिंदी का पेपर आएगा आपका, ठीक है। अब यहां से आगे जो निर्देश दिया है सेकंड नंबर क्या लिखा है बाबू कि दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि दोनों खंड में क और ख में कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो नंबर पक्का कट जाएगा, इसलिए निर्देश को अच्छे से समझ के और तब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे कि कैसा पेपर आएगा खंड क से। देख लीजिए, खंड क लिखा है ना, ये खंड क से आपका केवल 50 नंबर का क्वेश्चन बनेगा खंड क से। अब देखिए इसमें खंड क का पहला ही क्वेश्चन यानी कि 5 रहेंगे। पहले प्रश्न में 5 बहुविकल्पी आएगा, ठीक है ना, क ख ग घ अंग करके। अब देखिए कैसे प्रश्न पूछेगा। पहला का क लिखा है इसमें कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। 4 विकल्प दिए रहेंगे इसी विकल्प के जैसा, और पूछ दिया है कि माधुरी पत्रिका जो है किस युग में प्रकाशित हुई। भारतेंदु युग में, इस युग में नहीं हुई थी, इसलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर लिखा है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में लिखा है ना, दूसरा नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही, क्योंकि माधुरी जो पत्रिका है ना ये द्विवेदी युग में सन 1921 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। विष्णु नारायण भार्गव के द्वारा ये द्विवेदी युग में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर देखिएगा बाबू। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक, चारों में से कौन सही है, फटाफट से इस विकल्प को चयन करेंगे। जयशंकर प्रसाद लिखा है, प्रेमचंद लिखा है, इसके बाद अगे लिखा है, यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो सही विकल्प शेखर एक जीवनी के लेखक पूछा है ना, तो अगे जी, इन्हीं को बोला जाता है सचिदानंदन, हीरानंदन व सेन। अगे शॉर्टकट में बोला जाता है, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ग नंबर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, कफन किस विधा की रचना है। कफन किस विधा की रचना है, ध्यान समझिएगा। विकल्प दिया है उपन्यास, नाटक, कहानी और संस्मरण। यहाँ पे देखिए कफन की बात करें और विधा पूछा है कि किस विधा की रचना है, तो ये नाटक में आ जाता है। कफन किस विधा की रचना है तो ये नाटक में आ जाएगा, इसलिए विकल्प सेकंड नंबर सही हो जाएगा। चलिए घ नंबर की तरफ चलेंगे। मैला आंचल उपन्यास हैं।
मैला आंचल उपन्यास चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है, चयन करिए। पहला है आंचलिक, और दूसरा है ऐतिहासिक, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक, चौथा है बाबू धार्मिक। तो आंचल मैला की बात आ जाएगी, किस मतलब कि उपन्यास कौन सा है, तो आंचलिक हो जाएगा। पहला विकल्प सही है। समझ में आ रहा है ना। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अंग नंबर, अंधा युग रचना के लेखक, अंधा युग रचना के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। यहाँ पे देखिए पहला ही विकल्प धर्मवीर भारती जी के द्वारा ये लेखक हैं और इन्हीं के द्वारा अंधा युग जो है इसकी रचना किए थे। ठीक, पहला से 5 क्वेश्चन आपने कर लिया। ऐसे ही करना है, पेपर में आए ना ऐसा ही आएगा 2025 वाला पेपर, सेम ऐसा ही अच्छे से समझ के करिएगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। 2 का क लिखा है, क्या लिखा है इसमें कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, बताइएगा। और पेपर में हर एक साल ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछ देता है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी। तो ये भाषा जो थी अवधी भाषा, याद रखिएगा कि अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए बाबू, ख नंबर, परमाल रासों का रचना काल, किस समय में, किस काल में परमाल रासों का यानी कि रचना किया गया था? आदिकाल, भक्ति काल, यहाँ पे लिखा है रीति काल, यहाँ पे आधुनिक काल। यानी कि देखिए परमाल रासों की जब रचना की गई थी वो समय चल रहा था आदिकाल वाला, आदिकाल का समय चल रहा था, इसलिए विकल्प पहला सत्य है। ग नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छायावाद की रचना है, नहीं है। इस टाइप से हर एक साल एक क्वेश्चन पूछता है निगेटिव टाइप का, इस तरीके से नहीं है बच्चों को सस्पेंशन में डाल देता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे काफी गलती भी करके आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं लगा करके पूछता है, अच्छे से आंसर करना है। चलिए विकल्प दिया है ना कि छायावाद की रचना नहीं है, नहीं है पूछा है ना, तो कामायनी नहीं है, या साकेत नहीं है, या सरोज समृद्धि नहीं है, या नौका विहार नहीं है, चारों में से। तो छायावाद की रचना नहीं है, तो साकेत ही ऐसा है जो छायावाद में रची नहीं गई थी, यानी कि इसकी रचना छायावाद साकेत जो है ना इसका छायावाद में नहीं किया गया था। और 3 जो दिया है कामायनी है, सरोज समृद्धि और नौका विहार, ये आपका छायावाद में इसका रचना हुआ था, इसलिए विकल्प जो है दूसरा सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। घ नंबर देखिएगा, सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता जो है की रचना किस स्थान पर रहकर की थी? ठीक है ना, 4 विकल्प है। पहला काला कंकार, इसके बाद है रामगढ़, इसके बाद है बाबू वाराणसी, इसके बाद इलाहाबाद। यहाँ पे देखिए किसकी बात की जा रही है? नौका विहार की। और नौका विहार जो है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ये कविता रची गई थी, और कहाँ पर इन्होंने रचा था रहकर ये पूछा है। तो काला कंकार, काला कंकार उत्तर प्रदेश के, यानी कि ये कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में ये पड़ता है, और वहां पर इसकी रचना रह करके सुमित्रानंद ने पूरा किया था। ठीक है ना, रचा था। अगला क्वेश्चन अंग, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कावित्री को कहा जाता है? देखिएगा वेदना की प्रतिमूर्ति किस कावित्री को कहा जाता है भाई? तो सुमित्रा कुमारी चौहान जी है, इसके बाद महादेव वर्मा जी है, नेक्स्ट है मैत्री पुष्पा, इसके बाद है लक्ष्मी बाई। तो देखिए वेदना की प्रतिमूर्ति जो है वो कावित्री कहलाती है आपके महादेव वर्मा जी। याद रखिएगा पेपर में इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन, गद से 5 क्वेश्चन, पद से भी 5 क्वेश्चन। आपको 10 नंबर की तैयारी यहां से इस तरीके से करना है कि पेपर में एकदम अच्छे से स्कोर कर पाए। अगला जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा बाबू, देखिएगा, देख रहे हो ना, अगला क्वेश्चन आपका है यहां से गद्यांश। क्या है? गद्यांश से। और ये जो आप पेपर देख रहे हो ना, ये डीएन कोड 302 डीएन कोड का पेपर है। थोड़ा सर पेपर दीजिए वहां से, क्योंकि हम आपको पेपर दिखाते हैं और इसी पेपर का सलूशन हम बताएंगे कैसे आपको करना है। ठीक है ना, चलिए यही पेपर है बाबू, देख लीजिए। ये पिछले साल ये आया था, 302 डीएन कोड का है, और 2024 में इसी पेपर का हम यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं, अच्छे समझिएगा। चांस है कि इसी में से काफी क्वेश्चन टकरा जाए 2025 में, तो अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको गद्यांश दिया रहेगा बाबू, और ये गद्यांश किस पाठ से है और इस पाठ के लेखक कौन है, आपको थोड़ा सा ट्रिक से समझना है।
अगर समझ जाएंगे तो किसी भी गद्यांश को कहीं से भी पूछ दे, किसी भी पार्ट से पूछ दे, आराम से आप ट्रिक समझ लेंगे। समझना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार शुरू से अंत तक अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, ट्रिक बता रहे हैं, देखो ध्यान से। लिखा है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। आगे देखिए, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की समान है या तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। आपने पूरा पढ़ लिया। अब कुछ समझ में आया कि किस पार्ट से ये गद्यांश दिया है। आपको कीवर्ड, एक कीवर्ड खोजना है कि भाई किस पार्ट से है, उस पार्ट का छोटा सा नाम का अंश इस पूरे गद्यांश में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक है ना, जैसे कि राष्ट्रीय लिखा है ना, मिल गया कि नहीं मिल गया, आपको कहीं ना कहीं जरूर कीवर्ड मिलेगा उस पार्ट का नाम छोटा सा। ठीक है, तो राष्ट्रीय, तो आप क्या पाएंगे कि राष्ट्र के स्वरूप जो आपका चैप्टर है, कौन है बाबू, राष्ट्र के स्वरूप। कौन है, राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर है, राष्ट्र के स्वरूप, इसी चैप्टर से तो ये गद्यांश दिया हुआ है। हाँ, लेकिन अब इसका ये भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है भाई, तो वासुदेव सरग्रवाल जी। बोल सकते हैं डॉक्टर, यहाँ पे या डॉक्टर वासुदेव सरग्रवाल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या सीधे सीधे वासुदेव अग्रवाल जी लिख सकते हैं। आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा रहेगा, 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 2-2 नंबर का रहेगा। चलिए कैसे करेंगे, जन का प्रवाह किस तरह होता है, अब ट्रिक बता रहे हैं कैसे खोजेंगे इस प्रश्न का उत्तर। इसी गद्यांश में से लिखना है, कहीं बाहर नहीं जाना आपको। जन का प्रवाह किस तरह से होता है, देखिए पहली ही लाइन में लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। एक लाइन में इसका आंसर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब जन का प्रवाह अनंत, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या है कि पाठ का शीर्षक पूछा है यहाँ पे, एवं लेखक पूछा है। पाठ का शीर्षक का मतलब हुआ कि किस पाठ से, किस गद्यांश वाला जो पाठ है उसका नाम क्या है, और उस गद्यांश जो राष्ट्र के स्वरूप है इसके लेखक कौन है, तो वही पूछा है। तो या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान समझिए, पहले क्वेश्चन बता रहा हूं कि मतलब इसका संदर्भ, यानी कि लिखने के लिए बोल देगा कि इसको संदर्भ, इसका व्याख्या कीजिए। संदर्भ आराम से उस तरीके से संदर्भ भी इसका हेडिंग लगा के लिख सकते हैं, या इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक लिखेंगे, राष्ट्र के स्वरूप लिख देंगे, और यहाँ पे लेखक पूछा है ना, तो लेखक का नाम लिख देंगे वासुदेव सरग्रवाल। 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। ऐसे ही रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है आपको गद्यांश में, पूरे गद्यांश में यहाँ पे रेखांकित किया है ना, एक ही लाइन किया, जितने लाइन किया रहेगा उतने का बस आपको रेखा की व्याख्या करना है कि इस लाइन का भाव क्या कह रहा है, उसको व्याख्या के रूप में लिख देना है। जैसे लिखा है जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी कि जन मतलब होता है लोग, प्रवाह मतलब आना जाना। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखिए पूरे विश्व में लोगों का आना जाना लगा है, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, मतलब लगातार ये प्रोसेस जो है लगातार चल रही है। तो जन का प्रवाह अनंत है, आना जाना अनंत है भाई। अब इसी का यहाँ पे बताया है कि जन का प्रवाह अनंत है, जब तक सूर्य की रश्मियां, जब तक सूर्य है चांद है मान लीजिए, तब तक तो यहाँ पे लोगों का जीवन संभव है। ठीक है ना, तो इसी की व्याख्या करना था, ज्यादा नहीं है, एक लाइन में है तो 1 लाइन 2 लाइन में इसका व्याख्या कर देना है, स्पष्ट और सही इसका सेंस लिख देंगे, कंप्लीट। चलिए 4 नंबर, सूर्य की रश्मियां का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी में है, इसी गद्यांश में इस प्रश्न का आंसर दिया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल, यानी सुबह भुवन को अमृत से भर देती है। हो गया ना इसका आंसर, आराम से इसी में से लिखेंगे बाबू। चलिए 5 नंबर, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है।
राष्ट्रीय जनन है, इसी में है इसका आंसर। राष्ट्रीय जनन किसके साथ तादाद में प्राप्त किया है, तो लिखेंगे सहस्त्रों वर्षों से, यानी कि हजारों वर्षों पहले से ही भूमि के साथ राष्ट्रीय जो है हमारा, वो राष्ट्रीय के जनन ने तादाद में बनाया हुआ है, इससे संबंध बनाया हुआ है और इसके साथ जुड़ के रह रहा है। तो ये सारी चीजें प्रश्न को ऐसे ही इसी तरीके से व्याख्या करना है। आगे चलेंगे, एक दो गद्यांश ये हो गया बाबू, एक और दिया रहेगा अथवा के रूप में। ये दो आपको ऑप्शन मिलता है, आप ये कर लीजिएगा। गद्यांश नहीं आ रहा है भाई तो नीचे अथवा में भी दिया रहेगा, उसको कर लेना, ठीक है ना। जैसे कि अथवा में दिया है, यहाँ पे अथवा लिखा है ना, आप अथवा वाले क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं। कहाँ पे चलेंगे, नीचे चलेंगे। हाँ नीचे आइएगा, ध्यान दीजिएगा नीचे क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको हिंट कर रहा हूँ, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, हिंट कर देते हैं, सेम वैसे ही कर लेना। लिखा है ना, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। कह रहा है कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज और जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाले भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। इस तरीके से पूरा पढ़ लिया। अब ट्रिक क्या लगाना है कि किस पार्ट से इस गद्यांश को दिया है, तो आपको यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना है। देखिए जन लिखा है ना, एक कीवर्ड चैप्टर का नाम का छोटा सा मिलेगा, आप पूरे पढ़ेंगे तो ही मिलेगा, ठीक। तो जन का प्रवाह क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जन का प्रवाह, पाठ का नाम क्या है, पाठ का आपका नाम है जन का प्रवाह। जन का प्रवाह है, जन का प्रवाह, इस पाठ से ये गद्यांश दिया है। जन के प्रवाह को किसने लिखा है, तो वो पाठ के लेखक कौन है, पूछा है ना, पाठ के लेखक। तो यहाँ पे ये पाठ हो गया, ये लेखक हम लिख दे रहे हैं। लेखक कौन है बाबू, लेखक इसके हैं प्रोफेसर जी। कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इसी पाठ से लिया गया है। आराम से कर लेंगे ना, ये 2 नंबर का काम तो ऐसे ही कर लिए आप। अब चलते हैं, पूछा है प्रश्न इसमें, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है इसमें कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। सेम मैंने वही चीज यहाँ पे बता दिया। पाठ का नाम जन का प्रवाह, लेखक कौन है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 2 नंबर का काम हो गया। चलिए अगला है 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो दिया है यहाँ से, एक सेकेंड आपको क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ से जो दिया है और यहाँ तक, इसी अंडरलाइन का आपको व्याख्या करना है कि इस दोनों लाइन का मतलब क्या है, भाव क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या आपको कर देना है। आपको यहाँ से मिल जाएगा फिर 2 नंबर। तीसरा है कि क्या चीजें अन्योन्याश्रित हैं, कौन सी ऐसी चीज है मतलब कि अन्योन्याश्रित हैं, तो इसी गद्यांश में से रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। मतलब इसी लाइन का ये उत्तर यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिया है, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। चौथा है नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, इसी में दिया है नित्य नूतनता। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। देख लीजिए इसी गद्यांश में सारे प्रश्न आपको खोज के लिखना है, बस आपको थोड़ा ये ट्रिक लगाने के लिए दिमाग में रखना होगा। 5 नंबर रमणीयता और परंपरागत शब्दों के अर्थ बताना है। रमणीयता का मतलब क्या होता है और परंपरागत मतलब चलता हुआ आ रहा है। पूछा है कि रमणीयता और परंपरागत शब्दों का अर्थ बताइए। इसमें 2 पूछा है। रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता। क्या होता है बाबू, सुंदरता। इस तरीके से आप रमणीयता लिख के इसके आगे डैश दे करके सुंदरता लिख देंगे। इसके बाद एक और है परंपरागत, इसका मतलब चलता हुआ आ रहा है, उसी को बोलते हैं रीति रिवाज, ठीक है ना। रीति रिवाज के अनुसार इसका अर्थ लिख देंगे, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपका टोटल जो है 10 नंबर की इस गद्यांश से मिल जाएगा।
क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, आपका अगला जो प्रश्न स्टार्ट होगा यहां से। 4 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी प्रश्न 4 नंबर वाला आपका 10 ही नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। 5 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। और इसमें पद्यांश क्या दिया है बाबू, यहां से लेके यहां तक आपको अच्छे से पहले तो पढ़ लेना है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अवला वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मित मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। इसके बाद है मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। इसके बाद है नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। इसके बाद है कि बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। इसके बाद है रूप दर्पण कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। इस पूरे पद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें भी आपको थोड़ा समझना है कि किस पाठ से, ये किस कविता से इसको दिया गया है, इस कविता के लेखक कौन है। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपके गीत वाला जो पाठ है, बोल लीजिए कविता, गीत वाला कविता से इसको दिया गया है पद्यांश से। और इस गीत के कवि कौन है बाबू, इस गीत के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है प्यारे रसगुल्लो, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आराम से आप 2 नंबर के काम कर लिए हैं। प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और तब इसको हम बताएंगे कि कैसे आप खत्मा करेंगे पेपर में। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा कि पेपर में छाप के आएंगे। 98% जब लाएंगे तो गांव वाले एकदम देख करके दहल जाएंगे। लिखा है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम बताइए सर। शीर्षक पूछ दिया है और रचयिता कौन है, दोनों मैंने जस्ट बताया है। शीर्षक गीत, रचयिता इसके मैथिली शरण गुप्त, 2 नंबर कर लिए काम। तीसरा है उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। आप आराम से इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। मैं एनालिसिस कर रहा हूं ना इस पेपर का, तो आपको जब सॉल्यूशन दूंगा एक एक चीज हैंड रिटेन हाथ से लिखा हुआ जब लेकर आऊंगा तो दिल गदगद हो जाएगा। तो वेट कीजिए, पूरा एनालिसिस देखिए, आपको हम फ्री में पीडीएफ देंगे हाथ से पूरा इसका सॉल्यूशन का, चिंता मत करिएगा। चलिए तीसरा है इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। चौथा है यह पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है। पांचवा है रेखांकित अंश की यानी पंक्ति की व्याख्या कीजिए बाबू। इसी तरीके से आराम से करेंगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। पेपर में एग्जामिनर जो आएगा बोलेगा कि बच्चा जो है एकदम बेहतर से बेहतर लिखा है। अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, चाहे तो किसी एक को कर लीजिएगा, चाहे तो जो आ रहा उसी को करना है। यहाँ पर भी लिखा है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, इस पूरे पद्यांश को पढ़ लेना है। इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे, पांचों का आप आराम से आंसर कीजिएगा। कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तजकर मोह, स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। इस कवि जो कवि लिखे हैं इस कविता को आराम से अच्छे से इसको देखिए। इसमें पूरी चीज को मैंने बताया है, एक एक चीज को बता दिया है। आराम से जब सॉल्यूशन आएगा तो उसमें हम एक एक क्वेश्चन को जानकारी देंगे। अभिनव मनुष्य जो है ना उस पार्ट से लिया गया है और रामधारी सिंह जी इसको लिखे हैं। आराम से इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू चलते हैं। यहीं से तो खेल स्टार्ट होता है, यहीं से खेल स्टार्ट होता है। आराम से खेल को खेलना है समझ के। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क नंबर दिया है, 5 में ख भी दिया है। 2 क्वेश्चन क ख, लेकिन 10 ही नंबर आएगा इससे। और कैसे आएगा वो भी चीज समझिए। लिखा है क नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का क्या करना, उल्लेख करना है भाई। अधिकतम शब्द का सीमा 80 शब्दों में लिखना है। अगर कम लिखेंगे तो कम नंबर मिलेगा, पूरा लिखेंगे तो पूरा मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, जिसे 3 ऑप्शंस दिया है, इस तीनों में से
किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय भी लिखना है। चलिए अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा है, हरिशंकर परसाई लिखा है बाबू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस तीनों लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय छाप देना। अगर आप साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो 3 नंबर, जीवन परिचय लिखते हैं 2 नंबर, 5 नंबर का इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। किस चीज पे, किस टॉपिक पे, मान लीजिए किस लेखक के बारे में आप जीवन परिचय तैयार किए, कमेंट में छाप देना। आगे बढ़ते हैं, इसका पूरा हम सॉल्यूशन बताएंगे, अभी कॉपी पे लिख लिख कर बताएंगे। चलिए 5 का ख नंबर देखिए, 5 का जो ख है, निम्नलिखित में से ये है आपके कवि, वो थे लेखक, ये हैं कवि, इनका भी साहित्यिक परिचय, प्रमुख रचना कृति वगैरह जो कुछ भी है आराम से लिखेंगे। 80 शब्द ध्यान रखेंगे, 5 नंबर ध्यान में रखेंगे कि कम लिखेंगे तो कम मिलेगा, पूरा लिखिएगा बाबू 80 शब्द में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इस पर लिख लीजिए, या यहाँ पे सेकंड है जयशंकर प्रसाद पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अज्ञे जी तीसरा है। तीनों में से किसी एक कवि के बारे में लिख दीजिए, 5 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां से आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है बोला, 6 नंबर। 6 नंबर क्या है कि लाटी कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। लाटी जो कहानी है इसके पूरे सार को लिखना है कि इस कहानी में क्या क्या घटना घटित हुई थी, उसके बारे में वर्णन करना है। हाँ, लेकिन 80 शब्द में लिखना है। अगर आराम से लिखेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। अथवा में भी दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए, अधिकतम इसमें भी 80 शब्दों में। दोनों में से किसी एक पे आराम से इसका सार लिख दीजिएगा, इसका उद्देश्य लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। किसी एक को करिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है बाबू 7 नंबर क्या लिखा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये जिला वाइज आता है, इसमें भी 80 शब्दों में ही लिखना है। देखिएगा आप किस जिले से हैं कमेंट में बता दीजिएगा, आपके जिले के अनुसार मैं उस प्रश्न का उत्तर मतलब वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जिला आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जिला वाइज आता है, मान लीजिए 5 से 7 जिलों का एक में कॉम्बिनेशन बना के और 2 क्वेश्चन को उसमें डाल दिया जाता है कि हाँ आप इस इतने जिले के बच्चे इस प्रश्न को पढ़िएगा, पेपर में आएगा। कमेंट कीजिएगा, आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए मैं बलिया जिला से हूँ, ठीक है ना, बलिया जिला से। चलिए ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन को आप आराम से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है खंड ख से, यहाँ पे लिखा है ना बाबू खंड ख। ये खंड ख जो आएगा आपका 50 नंबर का, यहाँ से भी आता है। 50 नंबर की कंप्लीट हो गई, 50 नंबर यहाँ से भी आएगा। शॉर्टकट में बताएंगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा ये भी क्वेश्चन, इसमें क दिया रहेगा, 8 का ख दिया भी रहेगा, वो भी बताएंगे। लिखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और उसी गद्यांश का अगर आप अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। टोटल 7 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। इस पूरे गद्यांश को आराम से पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक पढ़ के इसका पहले तो संदर्भ लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे प्यारे रसगुल्लो, इसका संदर्भ लिख लीजिएगा। संदर्भ लिखने के साथ साथ इसका अनुवाद कर लीजिएगा। क्या करेंगे, अनुवाद लिख लेंगे। अनुवाद लिख के आराम से आप 7 नंबर पास आएंगे। इसको कर लीजिए, या नीचे अथवा में भी दिया है बाबू, इसको कर लीजिए। दोनों में से किसी एक गद्यांश को सॉल्व करिएगा, आराम से 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है ये 8 का ये ख नंबर। क्या है प्यारे बच्चों, 8 का ख है इसमें कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे श्लोक दिया रहेगा, यहाँ पे दिया है या मतलब 2 लाइन का, अथवा में भी दिया है, यहाँ पे 4 लाइन का है। जो श्लोक आपको आए इसको कर लीजिए, या नीचे वाला किसी एक को करिएगा, 7 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविधनम धर्मस्य च धनस्य च। आप इसका क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिख लीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। अनुवाद कर लीजिएगा
क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, अनुवाद कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी 5 नंबर, टोटल करके 7 नंबर ये श्लोक से मिल जाएगा। आराम से कर लीजिए, किसी एक ही को करिएगा, एक को आपको छोड़ देना है, ठीक। आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है ये 9 नंबर से। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे ना। चलिए लिखा है इसमें 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें कि निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना कि नीचे आपको यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है मुहावरा लोकोक्तियां। इस मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का क्या लिखना है, अर्थ लिखना है, साथ में इसका वाक्य प्रयोग करना है। अगर अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो फिर 1 नंबर, टोटल दोनों करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। पहला है इसमें मुंह फुलाना। मुंह फुलाना, इसका आपको पहले अर्थ बताना है कि मुंह फुलाना का मतलब क्या होता है, रूठ जाना। मुंह फुलाना, रूठ जाना। अक्षय को जब मैंने मिठाई नहीं खिलाया तो अक्षय मुझसे रूठ गए। इस तरीके से इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, लिखा है ना हाथ पीले करना, शुभ कार्य करना या शादी करना, विवाह करना, इसका अर्थ हो जाएगा। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि अक्षय की नौकरी लगते ही अक्षय ने अपना हाथ पीला कर लिया, यानी कि शादी कर लिया। इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दाल में काला होना। दाल में काला होना, संदेह होना। सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि सेठ को जब पुलिस ने बुलाया और उससे कुछ पूछा तो इसका मतलब है कि सीधी सीधी बात की दाल में काला है, कुछ बात उससे बिगड़ी है। 4 नंबर सावन हरे न भादो सूखे। इसका पहले तो अर्थ लिखेंगे कि एक समान रहना। क्या है, एक समान रहना। मान लीजिएगा एक समान रहने का मतलब रमेश पहले भी पतला था और आज भी पतला है। इसका मतलब है कि सावन हरे न भादो सूखे, एक समान है और एक समान था। बस इस तरीके से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। समझिएगा प्यारे बच्चों, 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन है यहां से समझिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये आपका प्रश्न 5 नंबर का पेपर में आएगा। कितने नंबर प्यारे बच्चों, 5 नंबर का। पढ़ेंगे कि इच्छाएं नाना है और नाना विधि है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक लोगों की इच्छा हर एक तरह की, विभिन्न प्रकार की, बहुत सारी है। नाना मतलब भिन्न भिन्न, और नाना विधियां भी है उसको सॉल्व करने के लिए, अलग अलग। और वे उसे प्रवृत्त रखती है, उस प्रवृत्ति से वह रह रह कर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है, यानी उससे निकलना चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र जो है उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विरागत से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंतः में छुटकारा, यानी कि यहाँ पे लिखा है झुझलाहट, इसी को बोलते हैं झुझलाहट, और छटपटाहट ही हाथ लगती है। बस इस पूरे को अपठित गद्यांश से पढ़िए। 3 प्रश्न रहेगा यहाँ पे, तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी में से आपको दे देना है। 2-2 नंबर का पहला और दूसरा रहेगा, तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। कर लेंगे ना, इसी में से इस प्रश्न का आंसर कर देना है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही पेपर रहेगा 11 नंबर। क्या लिखा है बाबू कि क नंबर 11 का क कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सही अर्थ इसका क्या करना है प्यारे बच्चों, चयन करना है बाबू। लिखा है पहला कि वसन व्यासन। वसन का मतलब होता है बाबू वस्त्र होता है, जबकि व्यसन का मतलब होता है आदत। तो वसन मतलब वस्त्र, व्यसन मतलब आदत। यहाँ पे जो ब दिया है वसन, वस्त्र और आदत, यही विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरीके से करना होगा पेपर में। अगला है 2 नंबर, अन्न और अन्य। अन्न का मतलब होता है भोजन। अन्न का मतलब क्या बोलेंगे, सॉरी भोजन नहीं, अन्न का मतलब अनाज बोलेंगे ना बाबू, क्या बोलेंगे, अनाज बोलेंगे। और अन्य का मतलब हो जाएगा दूसरा,
तो यहाँ पे पहला ही विकल्प सही हो जाएगा ना। यहाँ पे अन्न, अन्न का मतलब अनाज, अन्य का मतलब दूसरा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ख नंबर क्या लिखा है कि निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का, ध्यान रखिएगा नीचे जो निम्न शब्द दिया है इसमें से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, वो भी सही सही, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पहला है चपला, दूसरा है जीवन, तीसरा है शिव। इस मतलब तीनों में से किसी एक ही का 2 अर्थ लिखेंगे। जैसे चपला लिखा है, चपला का आप लिख देंगे विद्युत लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों? एक विद्युत लिख लीजिएगा, एक लिख लीजिएगा चंचला। क्या लिखेंगे? चंचला। इस तरीके से आपका 2 अर्थ हो गया कंप्लीट। आप चाहे तो जीवन का भी लिख सकते हैं, जीवन का आप क्या लिख सकते हैं? जिंदगी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? जिंदगी, आराम से। अब इसके बाद प्राण भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2-2 लिखना है, ये याद रखना है। इसके बाद शिव है ना, शिव का क्या लिखेंगे? महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर, महादेव। आराम से, आप तो बहुत सारे जानते हैं भगवान के ये नाम हैं, आराम से 2-2 इसका लिख लेंगे अर्थ। इसके बाद ग नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। इसमें पहला है, जो शिक्षा देता है उसको क्या बोलते हैं? शिक्षक, नेता बोलते हैं, अभिनेता, संत बोलते हैं। तो जो शिक्षा देता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको शिक्षक बोलते हैं, उसको टीचर बोलते हैं। समझ में आया ना? अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, यहां से घ नंबर, यहां से पहले 2 नंबर देख लीजिए। यहां पे लिखा है कि जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोल सकते हैं? एक शब्द में जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ बोलते हैं, या महापुरुष बोलते हैं, या तपस्वी बोलते हैं, या ब्राह्मण बोलते हैं। तो जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ के रूप में जाना जाता है, एक शब्द में बोल सकते हैं सर्वज्ञ। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है घ नंबर। घ नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों, लिखा है ना इसमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे 4 वाक्य दिया रहेगा, किसी 2 को शुद्ध करके लिख देना है कॉपी में और 2 को छोड़ना है। चलिए, जैसे पहला लिखा है कि मैं भोजन कर लिया हूं, इसको शुद्ध करना है, क्योंकि पहले से अशुद्ध दिया है। तो मैं भोजन कर लिया हूं, तो इसका शुद्ध क्या होगा? मैंने भोजन कर लिया, मैंने भोजन कर लिया, ठीक है ना। आगे जो इसका होगा, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, इसमें क्या संशोधन करना है? यहाँ पे मेरा जो लिखा है ना, तो यहाँ पे पहले तो करेंगे कि मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। इस तरीके से आप इसको अच्छे से बना लेंगे, शुद्ध करके कॉपी में लिखेंगे। अगला जो है 3rd नंबर, मैं कलम के साथ लिखता हूं। तो यहाँ पे पहले तो साथ नहीं होगा, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मैं कलम से लिखता हूं, शुद्ध करके लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 है कि सूर्य पूरब में निकलता था। एक तो यहाँ पे था नहीं होगा, ठीक है ना। सूर्य पूरब से, या सूर्य पूरब में निकलता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैं लिखेंगे, था नहीं होगा। सिंपल सा इसमें एक एक वर्ड जो है थोड़ा सा त्रुटि है, शुद्ध करके लिख देंगे, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ से थोड़ा समझिएगा फटाफट से। 12 के क लिखा है ना, इसमें ख लिखा है ना, ग लिखा है ना, ये तीनों मिलके आपके 6 नंबर आएगा। कैसे करेंगे तैयारी, ध्यान दीजिएगा। संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस कह रहा है इसमें कि लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। इसका मतलब 2 नंबर की क्वेश्चन है, तो इसमें से किसी एक पे, संयोग श्रृंगार रस पे लिख लीजिए या करुण रस पे, इसका परिभाषा दे दीजिएगा। लक्षण जो है लक्षण लिख दीजिएगा, उदाहरण, तब जाके आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आराम से याद कर लीजिएगा। आप कौन याद किए हैं? बेहतर से बेहतर तैयारी रखिएगा। ख नंबर लिखा यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार, इसमें आपको परिभाषा के साथ उदाहरण दे देना है। आराम से याद कर लीजिएगा, अलंकार में से दोनों को, दोनों याद कर लीजिएगा। अगला है ग नंबर, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद। इस दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन किसी एक को करना है पेपर के समय। लक्षण सहित उदाहरण दे देना इसका, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। ये तीनों क ख मिलकर 6 नंबर का पेपर में आएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं, अगला जो आपका प्रश्न आ रहा है, बेहतर से बेहतर
आने वाला है पेपर में, ऐसा ही आएगा। देखिए कैसे पूछेगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, अपने गांव के या मोहल्ले कह लीजिए, पेपर में ऐसे भी पूछेगा कि अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। अपने गांव मोहल्ले शहर में जो गंदगी फैली रहती है उसको सफाई करवाने के लिए अपने सफाई अधिकारी जो है ना, उस अधिकारी को पत्र लिखने के लिए पेपर में पूछता है। आराम से लिखिएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अगर ये नहीं कर पाएंगे सर, अथवा में भी दिया रहेगा, आप इससे कर लीजिए कि विद्यालय में क्या है, अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यानी कि आपके विद्यालय में बहुत अनुशासन जो है भंग है, तो इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, आराम से तैयारी आप कर लीजिएगा। कैसे लिखना है इस पे मैं वीडियो भी बना दिया हूं, और एक 1 शॉट वीडियो लेके आऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट पत्र लिखना है। चलिए, आखिरी जो क्वेश्चन होने वाला है 14 नंबर, पेपर का आखिरी क्वेश्चन यही है। पूरे पेपर में 14 क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा किस तरीके से पूछ रहा है। 14 नंबर लिखा है ना इसमें कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में क्या लिखना है, सारांशित निबंध लिखिए। यानी कि इसका पूरा अच्छे से व्याख्या करना है। ये जो आपका निबंध आएगा 9 नंबर का आएगा। 2 नंबर इसकी रूपरेखा पे मिल जाएगा, और जब इसकी पूरी हेडिंग वाइज लिखेंगे 7 नंबर। टोटल करके 9 नंबर का निबंध आता है। चलिए, यहाँ पे दिया है 5 टॉपिक दिया है, यहाँ पे तो 6 दिया है। चलिए, इसमें से किसी एक पर ही लिखना है। पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव, इस पे लिख लीजिएगा। या दूसरा लिखा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इस पे भी लिख सकते हैं। इसमें से मैं बताऊंगा कि किस पे आप तैयार कर लीजिएगा, पहले तो पढ़ लेने दो भाई। तीसरा है नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, इस पे साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। इसके बाद 5वां है महिला सशक्तिकरण का समाज के लिए विकास पर क्या प्रभाव है, इस पे लिख लीजिएगा। अगला है 6 नंबर की वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। आपको यहाँ पे 6 टाइप से टॉपिक दिया रहेगा। किसी एक टॉपिक पे आपको क्या लिखना है, अपने भाषा शैली में इसमें निबंध लिखना है। आराम से इसी तरीके से आप लिखेंगे। आपको इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर एक साल इसको पेपर में पूछा जाता है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और तैयारी अच्छे से कर लेना। इसमें एक और है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी वायरल ये दोनों निबंध के टॉपिक हैं। ऐसे ही आपका 2025 वाला पेपर आएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसे अगर इसका PDF लेना चाहते हैं पूरे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आप चाहें तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा DK सर क्लासेज। वहाँ पे सब लोग जुड़िए भाई। वहाँ पे आपको PDF जो है हमको फ्री में देंगे, हाथ से लिखा हुआ सॉल्यूशन इस मॉडल पेपर का, जितने भी PY क्वेश्चन हैं सब फ्री में मिलेगा आपको। बस टेलीग्राम में जुड़िए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और प्यारा सा लाइक बनता है तो कर देना, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं बेहतर क्लास। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।